आज के इस लेक्चर में हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उन्हें अंडरस्टैंड करना, उनकी नॉलेज होना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए हम इस लेक्चर को, वीडियो लेक्चर को कह सकते हैं कि हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा क्लास 12th का। क्लास 12th की फिजिक्स को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ लिया है, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा है, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक छोटी सी स्लाइड मैंने यहाँ इंसर्ट करी है और इस स्लाइड में आपसे यही चीज़ पूछी है कि डू यू नो, आप जानते हो कि लास्ट क्लास में जो आपकी क्लास 11 थी, इसमें आपने क्या पढ़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लास 11th में आपने किस चीज़ की स्टडी करी है, फिजिक्स में क्या पढ़ा आपने, तो आप क्या बताओगे। मेरे कहने का मतलब है कि क्लास 11th में आपने जो फिजिक्स पढ़ी है उसका अगर आपको क्रक्स बताना हो, उसका अगर आपको 1 लाइन में या फिर 2 लाइन में या फिर 3 लाइन में अगर आंसर देना हो कि क्लास 11 की फिजिक्स में हमने ये चीज़ पढ़ी है, तो वो क्या हो सकती है। आप इस चीज़ को सोचिएगा और मैं यहाँ पर आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्लास 11th में हमने बेसिकली मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की स्टडी करी है। कैसे ऑब्जेक्ट की स्टडी करी है? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका बेसिकली एक्सटेंडेड साइज होता है। एक्सटेंडेड साइज मींस जिसका साइज काफी बड़ा होता है, जिनको हम नेकेड आई से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लास 11th में हमने बेसिकली मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की स्टडी करी है। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड किया है। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की मैकेनिक्स एज वेल एज डायनामिक्स दोनों को अंडरस्टैंड किया है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम क्लास 11th में मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको काइनेमेटिक्स में लेके जाता हूँ। काइनेमेटिक्स बेसिकली फिजिक्स की ही ब्रांच है जिसमें मोशन की स्टडी करी जाती है। लेकिन व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द मोशन क्यों हो रहा है, ठीक है, उसकी स्टडी नहीं करी जाती है। कहने का मेरा मतलब इतना सा ही है कि फोर्स की स्टडी इसमें हम नहीं करते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, इनकी स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स में हमने, याद करो, एक टॉपिक निकल के आता है जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या करते हैं, किसी एक प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम सम स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है। एक स्पेसिफिक पॉइंट से हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं और क्या फाइंड करते हैं, हम डिफरेंट पैरामीटर्स फाइंड करते हैं। जैसे आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, जैसे आपने रेंज कैलकुलेट कर ली। आपसे पूछा जाता है कि आप क्या करिए, इस प्रोजेक्टाइल की रेंज बताओ कि इसकी रेंज कितनी है, ये चीज पूछी जाती है। आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछा जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट, किसकी टाइम ऑफ फ्लाइट आपको कैलकुलेट करना था, आपको कैलकुलेट करना था बेसिकली प्रोजेक्टाइल का। किसका? किसी एक प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। आपको हाइट भी कैलकुलेट करनी थी, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल भी आपको इसमें कैलकुलेट करना था। क्लास 11th में आपने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल भी कैलकुलेट करी है। ये सारे पैरामीटर्स, सारी क्वांटिटीज आपने कैलकुलेट करी है प्रोजेक्टाइल की। ओके, प्रोजेक्टाइल जो था उसका साइज कैसा था? क्या आप प्रोजेक्टाइल को एब्जॉर्ब कर सकते थे, उसको देख सकते थे नेकेड आई से? आंसर इज यस, हम प्रोजेक्टाइल को देख सकते थे या देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्टाइल को देख सकते हो तो प्रोजेक्टाइल का साइज कैसा हुआ, इसका साइज छोटा हुआ या फिर बड़ा हुआ? यस, इसका साइज बेसिकली एक्सटेंडेड है। प्रोजेक्टाइल हमारा एक्सटेंडेड साइज का है। अगर प्रोजेक्टाइल हमारा एक्सटेंडेड साइज का है, उसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। एटम नहीं है हमारा प्रोजेक्टाइल, ठीक है, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा है। हम ये कह सकते हैं कि यस, हमने क्लास 11th में मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की स्टडी करी है, नॉट माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की स्टडी करी है। अगर हम लॉज ऑफ मोशन की बात करें, लॉज ऑफ मोशन की अगर हम बात करें, तो लॉज ऑफ मोशन में भी हम क्या करते हैं, किन ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं? हम बेसिकली मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की ही स्टडी करते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो लॉज ऑफ मोशन में हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। हम क्या करते हैं, इन डिफरेंट ब्लॉक्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना एक्सेलरेट कर रहा है। हमें बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है ऑब्जेक्ट के साइज के ऊपर। ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट का साइज मैक्रोस्कोपिक हुआ करता था, उसको हम नेकेड आई से देख सकते थे, ठीक है।
अब आप रोटेशनल मोशन पे चले जाओ, आप ठीक है। रोटेशनल मोशन में क्या है, रोटेशनल मोशन में हम हमारे पास एक रिंग होती है या फिर कोई एक डिस्क होती है या फिर एक सॉलिड सिलेंडर होता है, ठीक है। चाहे एक रिंग ले लो आप, रिंग क्या छोटी साइज की है, आंसर इज नो। क्या डिस्क हमारी छोटे साइज की है, आंसर इज नो, मैक्रोस्कोपिक साइज है उसका, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर हो गया, हॉलो सिलेंडर हो गया, ठीक है। क्या ये सारे के सारे हमारे छोटे साइज के हैं, आंसर इज नो। ये जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, ये जितनी भी रिजिड बॉडी हैं, चाहे रिंग हो, डिस्क हो, सॉलिड सिलेंडर हो, रॉड हो, ये सारे के सारे हमारे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि क्लास 11th में हमने किसकी स्टडी करी है, क्लास 11th में हमने बेसिकली ऐसे ऑब्जेक्ट की स्टडी करी है जिनका साइज काफी बड़ा होता है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। नाउ बैक टू दी ओरिजिनल टॉपिक, अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 12th हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया है, आज भी इंट्रोडक्शन ही होगा, लेकिन ये इंट्रोडक्शन थोड़ा डिफरेंट होगा। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था वैसा इंट्रोडक्शन नहीं होगा, ये डिफरेंट इंट्रोडक्शन होगा। ओके, सो कुछ इस तरीके से है। हमारी बेसिकली क्लास 12th में 2 बुक्स हैं, आप सभी को पता है, बुक 1 एंड बुक 2, और दोनों के वेटेज अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। बुक 1 जो है उसमें फिजिक्स के मेनली हम 3 डिफरेंट ब्रांचेस की स्टडी करते हैं, 3 डिफरेंट ब्रांचेस की स्टडी करी जाती है बुक 1 में। उसमें सबसे पहली ब्रांच निकल के आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये वेरी फर्स्ट ब्रांच है फिजिक्स की क्लास 12th में, जिसको हम अपनी बुक 1 में पढ़ेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें क्या पढ़ा जाता है, इसमें किसकी स्टडी करी जाती है, इसमें बेसिकली स्टडी करी जाती है एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज की। एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और वो स्टैटिक होता है, वो मूव नहीं करता। इस स्टैटिक चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, इस स्टैटिक चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी ये भी आपकी स्टेशनरी होगी, ये भी आपकी स्टैटिक होगी, ये वेरिएबल नहीं होगी, ये स्टैटिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या करेंगे, स्टेशनरी चार्ज होगा, स्टेशनरी चार्ज की स्टेशनरी या स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ही स्टडी करी जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। एंड देन देयर आफ्टर, उसके बाद हमारा जो सेकंड ब्रांच आती है फिजिक्स की, जो कि हम क्लास 12th की जो फिजिक्स है बुक 1 उसमें स्टडी करते हैं, दैट इज मैग्नेटोस्टैटिक। अब मैग्नेटोस्टैटिक में किसकी स्टडी करी जाती है, मैग्नेटोस्टैटिक में हम बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक में हम मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, याद रखने आपने, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, देखो मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंट सोर्सेज हैं, इनको हम अच्छे तरीके से देखेंगे जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज हम कर रहे हैं तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। अगर किसी वायर में करंट फ्लो करे, अगर किसी वायर में क्या फ्लो करे, अगर किसी वायर में करंट फ्लो करे, देन अकॉर्डिंग टू द Hans Christian Oersted experiment, this wire or we can say that ये जो करंट है it will कंडक्टर से करंट पास होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। क्लियर हो गया। सो इस वायर के सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इस वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये हमारी स्टैटिक होगी या फिर वेरिएबल होगी, ये डिपेंड करेगा आपका कि हमारे पास जो करंट है वो क्या है। इफ करंट इज डीसी, अगर करंट हमारी डायरेक्ट करंट है, अगर स्टेडी करंट है हमारी, तो उस केस में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी द स्टैटिक। उस केस में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्टैटिक होगी। तो याद रखेंगे आप क्या कि मैग्नेटोस्टैटिक में हम जिस मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करते हैं, जिस मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली स्टैटिक होती है। स्टैटिक मींस वो मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस करी होती है, वो डायरेक्ट करंट ने प्रोड्यूस करी होती है। जो डीसी करंट होती है, किसी वायर में जब डीसी करंट फ्लो करती है तो उस वायर के सराउंडिंग में जो फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसी होती है, स्टैटिक होती है। ये चीज याद रखना है आपने। सो मैग्नेटोस्टैटिक में हम क्या करेंगे, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे। ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम किसकी स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करी जाती है। एंड देन लास्ट में हम क्या कंसिडर करेंगे, लास्ट में हम स्टडी करते हैं इसमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स वर्ड्स आपको जो नजर आ रहा है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रो और डायनामिक्स से बना हुआ है।
मींस इसमें क्या किया जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूं मैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों फील्ड जो होती हैं ये दोनों साइमल्टेनियसली बेसिकली वेरी करती हैं। ये रेस्ट में नहीं होती, स्टेशनरी नहीं होती हैं, ये वेरिंग होती हैं, ये चेंज होती रहती है। ओके, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों फील्ड की स्टडी करते हैं, लेकिन ये दोनों फील्ड जो होती हैं ये स्टैटिक नहीं होती हैं, ये दोनों फील्ड हमारी वेरिंग होती हैं, चेंज होती रहती हैं। ठीक है, सो जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी, दोनों फील्ड्स हमारी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, जब ये दोनों वेरी करती हैं तो इसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं, इसकी स्टडी हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बुक नंबर 1। ओके, सो एक चीज और सुनिए यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, मैग्नेटोस्टैटिक हो गया और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, इन तीनों ब्रांचेस को हम बेसिकली एक नाम से जानते हैं, एक नाम इसको दे देते हैं और उसका नाम है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये इसका नाम है। सो इस पूरी बुक 1 को हम ये कह सकते हैं कि क्लास 11 की जो बुक 1 है इसमें हम बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की स्टडी करेंगे। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की ही स्टडी करेंगे। ओके, और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है जिसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे, फिर मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ोगे, फिर आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ोगे, और इस पूरी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इस पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो सोर्स है, इसका जो सोर्स है, मतलब कहाँ से ये स्टार्ट होती है, मैं सोर्स की बात कर रहा हूँ, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका जो सोर्स है वो हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, सो इसलिए क्लास 12th में जब भी क्लास 12th आपको स्टार्ट करवाई जाती है तो सबसे पहला टॉपिक जो आपको करवाया जाता है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज ही है। क्यों इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पढ़ाया जाता है सबसे पहले, इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आपको पूरी बुक में बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ही पढ़नी होती है, इसकी स्टडी करनी होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमारी स्टार्ट होती है द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होती है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इन आवर बुक नंबर 1। नाउ बुक नंबर 2 में सबसे पहले हम ऑप्टिक्स की स्टडी करेंगे। इस ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर आते हैं, एक होगा हमारा रे ऑप्टिक्स, एक होगा हमारा वेव ऑप्टिक्स। ये 2 चैप्टर निकल के आते हैं। ठीक है, एक होगा रे ऑप्टिक्स और एक होगा हमारा वेव ऑप्टिक्स। क्लियर हो गया। रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को एज अ रे कंसीडर करते हैं, इसमें हम लाइट को एज अ रे कंसीडर करते हैं, और वेव ऑप्टिक्स में लाइट को एज अ वेव कंसीडर करते हैं, याद रखने आपने। उसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाती है मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स हमारी स्टार्ट हो जाती है। अब जब हम ये वर्ड बोलते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स, तो बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन राइज हो जाता है कि मॉडर्न फिजिक्स मीन्स आज से 10, 12, 20, 25 या 30 साल पुरानी। ठीक है, आज से 20 साल या 25 साल या 30 साल पुरानी जो फिजिक्स होगी वही मॉडर्न फिजिक्स होगी, बट ये गलत है। हम आज से 25-30 साल पुरानी फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स नहीं करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स हमारी स्टार्ट होती है एग्जैक्टली फ्रॉम द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से स्टार्ट होती है, मतलब 1900 से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसके बाद की जो फिजिक्स है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। क्लियर है। सो हम अप्रोक्सीमेटली अब ये चल रहा है 2025 चल रहा है ये। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि 125 साल पुरानी 125 ईयर ओल्ड हमारी जो फिजिक्स है इसी को हम बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। और इस मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली क्या क्या पढ़ना है आपको, इसमें आपको डुअल नेचर पढ़ना है। सबसे पहले डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, या रेडिएशन, ये पढ़ोगे सबसे पहले आप। उसके बाद आपको एटम की स्टडी करनी है। ठीक है, ये केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ आपने। और उसके बाद न्यूक्लियाई की भी थोड़ी सी स्टडी करनी है, न्यूक्लियस के बारे में भी थोड़ा सा आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स होंगे आपके, डुअल नेचर एंड एटम एंड न्यूक्लियाई, ये 3 चैप्टर्स हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है हमारे सिलेबस में, थोड़ी सी ही इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट भी है, ये भी हमें क्या करना होता है, डिस्कस करना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन द बुक 2। बुक 2 में सिर्फ इतना सा ही है। बुक 2 में हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि ऑप्टिक्स की सबसे ज़्यादा वेटेज है। और साथ में उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट है इसमें।
में हार्डली इसमें 7 to 8 टॉपिक्स होंगे और इसकी जो वेटेज है, इसके जो मार्क्स हैं वो भी 7 मार्क्स हैं। तो सबसे इजी चैप्टर अगर कोई है बुक 2 में तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है और न्यूमेरिकल्स भी कोई नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। सो अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। वहां से फिर हम अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की स्टडी करना शुरू करेंगे। थैंक यू।